क्वेश्चन है, इन हाउ मेनी वेज अ कमिटी ऑफ 3 लेडीज एंड 4 जेंटलमैन, a committee of 3 ladies and 4 gentlemen be chosen from 8 ladies and 7 gentlemen। ये पहला पार्ट है। दूसरे पार्ट में पूछा गया व्हाट इज द नंबर ऑफ एज इफ मिस एक्स रिफ्यूजेस टू सर्व इफ मिस्टर वाई इज ए मेंबर। इस क्वेश्चन में दो पार्ट्स पूछे जा रहे हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो देखते हैं इसका सोल्यूशन। एक कमेटी हमें फॉर्म करनी है 3 लेडीज और 4 जेंट्स की। कितने में से फॉर्म करनी है? 8 लेडीज और 7 जेंट्स में से। तो पहले पार्ट को हम सॉल्व करते हैं। टोटल है 8 लेडीज और 7 जेंट्स। इसमें से हमें एक कमेटी फॉर्म करनी है 3 लेडीज और 4 जेंट्स की। यह कमेटी कितने तरह से फॉर्म की जा सकती है? बहुत ही सिंपल वे, जो आप अच्छी तरह से जानते हैं। लेडीज में से सिलेक्ट कर लेंगे 8C3 और जेंट्स में से सिलेक्ट कर लेंगे 7C4। ये आपको बताने की शायद जरूरत नहीं है, क्योंकि 3 लेडीज और 4 जेंटलमैन की कमेटी फॉर्म करने के केवल एक ही वे है और वह यह है। इसीलिए हमने इस एक केस को मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लिया। 8C3 की कैलकुलेशन एनसीआर के अकॉर्डिंगली आप सॉल्व करेंगे तो यह होगा 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल इंटू 8 - 3 5 फैक्टोरियल हो जाएगा, इंटू 7C4 को आप 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 4 फैक्टोरियल और 7 - 4 आएगा 3 फैक्टोरियल। अगर हम इस स्टेप को एक्सपैंड करें तो 8 को एक्सपैंड करेंगे 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल को एक्सपैंड कर दे 3 इंटू 2 इंटू 1 5 फैक्टोरियल एज इट इज। 7 फैक्टोरियल को एक्सपैंड करेंगे 7 6 5 इंटू 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 4 फैक्टोरियल एज इट इज और 3 फैक्टोरियल को एक्सपैंड कर लेंगे 3 इंटू 2 इंटू 1। तो ये एक दूसरे से कैंसिल, 3 2 6, ये आता है 35 और यहां 5 फैक्टोरियल कैंसिल, 3 2 6 अगेन कैंसिल, तो ये आता है 56। तो फाइनल आंसर जो आप पाएंगे वह 56 और 35 के मल्टीप्लीकेशन से पाएंगे। 56 इंटू 35 इक्वल्स टू 1960। तो ये आपके पहले पार्ट का आंसर आ गया। अच्छा, अब आगे देखते हैं। सेकेंड पार्ट में हमसे ये पूछा गया व्हाट इज द नंबर ऑफ एज इफ मिस एक्स रिफ्यूजेस टू सर्व इफ मिस्टर वाई इज ए मेंबर। जो टोटल थे 8 लेडीज और 7 जेंट्स। इन 8 लेडीज में एक थी मिस एक्स और 7 जेंटलमैन में एक थे मिस्टर वाई। ध्यान से देखें, जो 8 लेडीज थे उसमें से एक थी मिस एक्स और जो 7 जेंट्स थे उसमें से एक थे मिस्टर वाई। पार्टी तो हमें फॉर्म करनी थी 3 लेडीज 4 जेंटलमैन की, लेकिन मिस एक्स ने कहा कि अगर मिस्टर वाई पार्टी में आते हैं, मिस्टर वाई कमेटी में रहते हैं, तो मुझे उस कमेटी में नहीं जाना। एक बहुत सीधा सा एग्जांपल, अगर मिस्टर वाई पार्टी में आते हैं तो मुझे उस पार्टी में नहीं जाना, ये मिस एक्स ने कहा। तो क्वेश्चन ये है कि ये पार्टी कितने तरह से फॉर्म हो सकती है, यही आपका क्वेश्चन है। एक बार फिर क्वेश्चन में एक्सप्लेन कर दूं। 8 लेडीज और 7 जेंटलमैन है, जिसमें से 8 लेडीज में एक मिस एक्स है और 7 जेंटलमैन में एक मिस्टर वाई है। हमें 3 लेडीज 4 जेंटलमैन की कमेटी फॉर्म करनी है। ये तो फर्स्ट पार्ट आ चुका है। सेकेंड पार्ट में यह कहा गया कि मिस एक्स ने कहा कि अगर मिस्टर वाई पार्टी में आते हैं तो मुझे उस पार्टी में नहीं जाना। तो वह पार्टी कितने तरह से फॉर्म की जा सकती है, यही क्वेश्चन है। हम ऐसा क्यों नहीं करते? टोटल तो हम कैलकुलेट कर ही चुके हैं, मीनिंग 3 लेडीज और 4 जेंटलमैन की कमेटी, ये हम टोटल फाइंड कर चुके हैं। अगर हम ये फाइंड कर लें मिस्टर वाई के मेंबर रहते हुए मिस एक्स के सिलेक्शन का केस क्या है, मिस्टर वाई के मेंबर रहते हुए मिस एक्स के सिलेक्शन का केस क्या है, और टोटल में से ये सब्ट्रैक्ट कर लें तो क्या मिस एक्स के रिजेक्शन का केस नहीं आ जाएगा? क्या फाइंड करना चाहते हैं हम फाइंड ये करना चाहते हैं कि मिस्टर वाई के मेंबर रहते हुए मिस एक्स कितने केस में सिलेक्ट होंगी, ये हम कैलकुलेट कर लें। और अगर टोटल में से उसे सब्ट्रैक्ट कर देंगे
तो मिस एक्स कितने केस में पार्टी रिफ्यूज करेंगी वह कैलकुलेट हो जाएगा, और यही हमसे पूछा भी गया है। तो टोटल तो ये आ चुका है। अब हम क्या फाइंड करना चाहते हैं, मिस्टर वाई के मेंबर रहते हुए, मिस्टर वाई के मेंबर रहते हुए की मीनिंग क्या है, जो 4 जेंटलमैन हमें सेलेक्ट करने थे उसमें एक मिस्टर वाई आ गए, तो अब हमें यहां तो 3 ही चाहिए ना, और ये 3 किस में से चाहिए, 6 में से चाहिए, क्योंकि जो 7 जेंटलमैन थे उसमें एक मिस्टर वाई भी थे। ये मिस्टर वाई पहले ही यहां आ गए, तो हमें यहां 3 चाहिए, और कितने में से चाहिए, 6 में से चाहिए। तो ये हमारा हुआ 6C3 इंटू, मैंने क्या कहा, मिस्टर वाई के मेंबर रहते हुए मिस एक्स सेलेक्ट हो जाए। मिस एक्स का सिलेक्शन देखते हैं। 3 लेडीज की हमें कमेटी चाहिए थी, एक इसमें मिस एक्स आ गए, तो अब हमें केवल 2 लेडीज ही तो चाहिए, और 2 कितने में से चाहिए, 7 में से चाहिए, क्योंकि 8 लेडीज में एक मिस एक्स थी। तो यह हुआ 7C2। ये केस है मिस्टर वाई के मेंबर रहते हुए मिस एक्स के सिलेक्शन का केस। अब ये केस क्या हुआ, मिस एक्स सेलेक्टेड, मिस एक्स सेलेक्टेड इफ मिस्टर वाई इज ए मेंबर। ये केस हमारे पास आ गया 7C2 इंटू 6C3। 7C2 को अगर कैलकुलेट करें तो 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल। 6C3 की मीनिंग है 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। 7 फैक्टोरियल को एक्सपैंड करेंगे तो आएगा 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल, एक दूसरे से कैंसिल। 6 को 2 से कैंसिल करेंगे आएगा 3, 7 इंटू 3 हुआ 21 इंटू 6 फैक्टोरियल को एक्सपैंड करेंगे तो 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल एक दूसरे से कैंसिल, और ये भी कैंसिल, तो बचेगा यहां 20। तो मीनिंग ये आ गया 420। ये 420 वेज क्या है, 420 वेज वो हैं, अगर मिस्टर वाई मेंबर है तो मिस एक्स के सिलेक्शन का केस। अगर हम टोटल में से ये केस सब्ट्रैक्ट कर दें तो क्या मिस एक्स के रिजेक्शन के सारे केसेस नहीं आ जाएंगे, और यही हमसे पूछा भी गया है। तो अब हम क्या फाइंड करते हैं, मिस एक्स रिफ्यूजेस टू सर्व, मिस एक्स refuses to serve if Mr. Y is a member. Equals to 1960 जो टोटल आया था माइनस 420, ये आता है 401540 वेज, ये आंसर आया। इस क्वेश्चन को एक दूसरे तरह से हम देखते हैं। अगर इस क्वेश्चन में यह कहा गया होता मिस्टर वाई रिफ्यूजेस टू सर्व इफ मिस एक्स इज ए मेंबर, तब भी आंसर यही आता। ध्यान दें, अगर मैं ये पूछूं मिस एक्स सेलेक्टेड इफ मिस्टर वाई इज ए मेंबर, ये जो आंसर आया है दोनों 2 केस का आंसर है। एक तो ये है मिस एक्स रिफ्यूजेस टू सर्व इफ मिस्टर वाई इज ए मेंबर, एक और पार्ट का, एक और स्टेटमेंट का यही आंसर हो सकता है, वह है मिस्टर वाई रिफ्यूजेस टू सर्व इफ मिस एक्स इज ए मेंबर। तो ये दोनों स्टेटमेंट का आंसर है, मैं और करके लिख दे रहा हूं, मिस्टर वाई रिफ्यूजेस टू सर्व इफ मिस एक्स इज ए मेंबर। ये दोनों केस का आंसर है, क्योंकि एक का सिलेक्शन है, एक का रिजेक्शन आ जाएगा, क्योंकि हम दोनों के सिलेक्शन करके सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो ये ध्यान दें, ये दोनों स्टेटमेंट का आंसर है, हम एक स्टेटमेंट को यहां कंसीडर कर रहे हैं, क्योंकि यही हमसे इस क्वेश्चन में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपकी बुक का है 92 क्वेश्चन नंबर, मैं एक बार रीड कर दे रहा हूं, इसे देखें। अ मैन हैज 7 relatives, 4 of them are ladies and 3 are gentlemen. His wife is also 7 relatives, 3 of them are ladies and 4 are gentlemen. The number of ways can they invite a dinner party of 3 ladies and 3 gentlemen, so that there are 3 men relatives and 3 wife relatives. क्वेश्चन में क्या कहा गया वह देखें।
एक कोई हस्बैंड एक वाइफ है, एक कोई हस्बैंड और वाइफ है। हस्बैंड के टोटल 7 रिलेटिव्स हैं और वाइफ के भी 7 रिलेटिव्स हैं। हस्बैंड के जो 7 रिलेटिव्स हैं उसमें से 4 लेडीज हैं और 3 जेंटलमैन हैं। एक बार चेक कर लेते हैं। 4 ऑफ देम आर लेडीज, 3 आर जेंटलमैन, बिल्कुल ठीक है। जो वाइफ हैं जिनके 7 रिलेटिव्स हैं उसमें 4 जेंटलमैन हैं और 3 लेडीज हैं। 3 लेडीज हैं, ये है। His wife has also 7 relatives, 3 of them are ladies and 4 are gentlemen. चलिए जी। The number of is can they invite a dinner party of 3 ladies and 3 gentlemen. उनके यहाँ कोई एक डिनर पार्टी है और उस डिनर पार्टी में वह 6 गेस्ट को इनवाइट करना चाहते हैं। और 6 गेस्ट को इनवाइट करने की कंडीशन क्या है वह देखें। 3 हस्बैंड के रिलेशन में से होने चाहिए और 3 वाइफ के रिलेशन में से होने चाहिए, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन 3 लेडीज होनी चाहिए और 3 जेंटलमैन होने चाहिए, 3 जेंट्स होने चाहिए। तो अगर ये कंडीशन गिवन है तो उस केस में रिक्वायर्ड नंबर ऑफ एज क्या होंगे, या ये डिनर पार्टी जिसमें 6 इनवाइट होने वाले हैं कितने तरह से इनवाइट किए जा सकते हैं, यही आपका क्वेश्चन है। तो अब हम चेक कर लेते हैं कि कितने पॉसिबल वेज हैं जिसके अकॉर्डिंगली हम 6 मेंबर्स की डिनर पार्टी को फॉर्म कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट केस, अगर हम लेडीज में से 3 का यहां सिलेक्शन कर लें तो यहां तो 0 हो जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि ग्रैंड टोटल हस्बैंड के रिलेशन में से कितने होने चाहिए, 3 ही होने चाहिए। अच्छा जी, लेडीज अगर 3 हो चुकी हैं तो यहां अब लेडीज तो हो गए 0 और जेंटलमैन को हमने कर दिया 3। चेक करके देखें, टोटल 6 भी हो गए। 3 हस्बैंड रिलेटिव्स, 3 वाइफ रिलेटिव्स में से भी हो गए और 3 लेडीज हो गए, 3 जेंटलमैन हो गए। बिल्कुल सही है, सारे कंडीशंस फुलफिल हो रहे हैं इससे। दूसरा केस, क्यों? क्योंकि हम पॉसिबल चेक करते हैं वेस कितने हैं, कितने तरह से हम फॉर्म कर सकते हैं। हम इसका उल्टा कर देते हैं, 0 कर दिया यहां, 3 कर दिया यहां। अब मीनिंग जेंटलमैन होगा 3, लेडीज हैं 0। अब अगर 3 जेंटलमैन है तो और तो जेंटलमैन चाहिए नहीं, तो जेंटलमैन को 0 कर दिया। लेडीज एक भी नहीं आई हैं, आने कितनी चाहिए 3, तो यहां हमने 3 कर दी। एक केस ये क्रिएट हो गया। और चेक करके देख लेते हैं कि और कुछ हम बना सकते हैं क्या। एक और केस अगर क्रिएट करें, यहां हमने 1 कर दिया, यहां 2 कर दिया, ग्रैंड टोटल 3 हो चुका है, ठीक है। 1 लेडी है, अब हमें 2 और लेडीज चाहिए। 2 और लेडीज हमने यहां बना दिया, हो गए ठीक। 2 जेंटलमैन आ चुके हैं, हमें 1 और चाहिए, तो यहां हमने 1 और जेंटलमैन कर दिया। ग्रैंड टोटल अभी भी हो गया, टोटल 6, हस्बैंड में से 3, वाइफ में से 3, 3 लेडीज 3 जेंट्स, सारे कंडीशंस फुलफिल है। चेक करके देखें कोई और केस क्रिएट हो सकता है क्या। पॉसिबल है, क्रिएट हो सकता है। इसी का उल्टा कर दें, 2-1 कर दें। अब अगर 2 लेडीज हैं तो लेडीज को तो 1 ही और होना चाहिए, 1 लेडी। जेंटलमैन 1 आ चुके हैं, 2 और चाहिए हमें। और कोई केस सोच कर देखें, पॉसिबल ही नहीं है। जो कंडीशन दी गई है उसके अकॉर्डिंगली नहीं क्रिएट कर सकते। तो अब हमारे पास ये 4 केसेस बने। अब इन चारों केसेस को डिफाइन करके हमें क्या करना चाहिए, ऐड। क्योंकि ये सभी चारों केसेस उसी एक स्टेटमेंट को वेरीफाई कर रहे हैं, उसी एक स्टेटमेंट को फुलफिल कर रहे हैं जो क्वेश्चन में दिया गया था। क्या था, हस्बैंड में से 3 वाइफ, हस्बैंड में से टोटल 3, वाइफ में से 3 जेंटलमैन 3 लेडीज, सारे स्टेटमेंट एक ही कंडीशन को वेरीफाई कर रहे हैं, फुलफिल कर रहे हैं। सभी केसेस को डिफाइन करने के बाद सभी ऐड कर लेंगे, जो वैल्यू वही आंसर। आप एक बार चेक भी कर सकते हैं, लेडीज में से जो जिसमें से सिलेक्ट होता है वही हम यूज कर लेंगे। 4C3 इंटू 3C0 इंटू 4C3 इंटू 3C0। इसी तरह से चारों केसेस आप बना लेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, ऐड करेंगे, जो न्यूमेरिक वैल्यू वही आपका आंसर। जब भी आप अपने इस वीडियो को देखें तो क्वेश्चंस के सॉल्यूशन से पहले आप एक बार को ट्राई करें, वह अपने पेज को सामने रखें और उसके बाद इस सॉल्यूशन को देखें। अब अपने सॉल्यूशन से इस सॉल्यूशन को मैच करें।
अगर आपका सॉल्यूशन इससे मैच एग्जैक्ट हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं होता है, कुछ गलतियां होती हैं, तो आप इसे चेक कर लें। एक और क्वेश्चन देखते हैं, आपकी बुक का 93 क्वेश्चन नंबर मैं रीड कर रहा हूं। देखें, आउट ऑफ 10 इलेक्ट्रिक बल्ब्स 3 आर डिफेक्टिव, बट इट इज नॉट नोन व्हिच आर डिफेक्टिव। इन हाउ मेनी वेज 3 बल्ब्स कैन बी सिलेक्टेड? यह फर्स्ट पार्ट है। सेकेंड पार्ट, हाउ मेनी ऑफ दीज सिलेक्शंस विल इंक्लूड एट लीस्ट 1 डिफेक्टिव बल्ब? चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन। मैं आपको वह क्वेश्चन बता रहा हूं इसमें जिसमें मुझे लगता है कि आपके डाउट्स हो सकते हैं, और जो सिंपल है उसे आप ट्राई कर सकते हैं, डाउट्स मोस्ट प्रॉब्ली नहीं बनेंगे। आउट ऑफ 10 इलेक्ट्रिक बल्ब्स, 10 बल्ब्स हैं टोटल, और 10 बल्ब्स में 3 डिफेक्टिव बल्ब्स हैं, लेकिन ये पता नहीं है कि कौन कौन से डिफेक्टिव हैं, कौन से करेक्ट हैं। 3 डिफेक्टिव बल्ब्स, इसकी मीनिंग 7 करेक्ट बल्ब्स हैं, बट इट इज नॉट नोन व्हिच आर डिफेक्टिव। इन हाउ मेनी वेज 3 बल्ब्स कैन बी सिलेक्टेड? फर्स्ट पार्ट में कहा गया कि जो 10 बल्ब्स हैं उसमें से 3 बल्ब्स का सिलेक्शन कितने तरह से हो सकता है। बहुत सिंपल सा स्टेटमेंट, हमसे किसी कंडीशन को यूज करने के लिए तो कहा ही नहीं, तो जब कंडीशन यूज करने के लिए नहीं कहा गया तो हम क्यों यूज करें? इसकी मीनिंग जो एग्जैक्ट 10 बल्ब्स हैं उसमें से 3 बल्ब्स का सिलेक्शन कर लेते हैं। तो फर्स्ट पार्ट का तो आंसर आपका यही हो गया तुरंत, 10C3। अब 10C3 को एनसीआर के फार्मूलेस के अकॉर्डिंगली सॉल्व करना है। 10 फैक्टोरियल बाई 3 फैक्टोरियल इंटू 7 फैक्टोरियल, तो ऊपर क्या आ जाएगा, 10, 9, 8 इंटू 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 7 फैक्टोरियल एज इट इज 3 फैक्टोरियल को एक्सपैंड करेंगे, ये आएगा 3 3 9, 2 4 8, 120 वेज। ये आपके इस क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट का सोल्यूशन आ गया। सेकेंड पार्ट चलते हैं। हाउ मेनी ऑफ दीज सिलेक्शंस विल इंक्लूड एट लीस्ट 1 डिफेक्टिव बल्ब? 3 बल्ब्स का सिलेक्शन तो अभी भी करना है, लेकिन उसमें एट लीस्ट 1 डिफेक्टिव बल्ब की कंडीशन दी गई है। अब एट लीस्ट 1 डिफेक्टिव बल्ब की मीनिंग क्या है? 2 डिफेक्टिव बल्ब्स भी हो सकते हैं, 3 डिफेक्टिव बल्ब्स भी हो सकते हैं। तो अब इसके लिए चेक कर लेते हैं कि कितने पॉसिबल केसेस हम क्रिएट कर सकते हैं, बना सकते हैं। फर्स्ट केस, ये सेकेंड पार्ट है आपका। पहला केस, 3 बल्ब्स तो हमें चाहिए ही, एटलीस्ट 1 डिफेक्टिव बल्ब, मीनिंग अगर हम 1 डिफेक्टिव बल्ब करते हैं तो हमें 2 करेक्ट बल्ब चाहिए। एक केस तो ये हुआ। दूसरे केस में क्योंकि एटलीस्ट 1 डिफेक्टिव बल्ब की कंडीशन दी जा रही है, तो अगर हम 2 डिफेक्टिव बल्ब्स करें तो यहां हमारे पास 1 होना चाहिए करेक्ट। अभी 3 बल्ब्स का सिलेक्शन हो रहा है। तीसरे केस में अगर आप चाहें तो ये भी कर सकते हैं कि हमने डिफेक्टिव बल्ब्स तो तीनों ले लिए और करेक्ट एक भी हमने नहीं किया। इससे अधिक केस तो हम बना ही नहीं सकते। मीनिंग एटलीस्ट 1 डिफेक्टिव बल्ब के केस में 3 बल्ब्स के सिलेक्शन के 3 पॉसिबल केसेस डिफाइन हुए। अब इन तीनों केसेस को अलग अलग डिफाइन करने के बाद ऐड कर लेंगे, जो वैल्यू वही आंसर। एक बार इसे भी चेक कर लेते हैं। तो डिफेक्टिव बल्ब्स में से और करेक्ट बल्ब्स में से, तो पहला हुआ 3C1 इंटू 7C2, दूसरा केस हुआ 3C2 इंटू 7C1, और तीसरा केस बना 3C3। इन तीनों केसेस को आप डिफाइन कर लेंगे एनसीआर के अकॉर्डिंगली, और जो तीनों वैल्यूज पाएंगे उन सभी को क्या करना चाहिए, ऐड, क्योंकि ये सभी 3 केसेस एटलीस्ट 1 डिफेक्टिव बल्ब के बेस पर 3 बल्ब्स के सिलेक्शन के केस को डिफाइन करना है। प्लस करने के बाद जो वैल्यू वही आपका आंसर है। और तो इजी क्वेश्चंस हैं, ये आप कर लेंगे। अब हम आते हैं 99 क्वेश्चन नंबर पर, जो आपके बुक में है। इसे मैं रीड कर रहा हूं, देखिए 99 क्वेश्चन नंबर। इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज कैन द सुप्रीम कोर्ट गिव a 6-3 डिसीजन अपहोल्डिंग a लोअर कोर्ट? फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट, in how many ways can it give a majority decision reversing the lower court? क्या है क्वेश्चन की मीनिंग, जरा ध्यान दें। ये क्वेश्चन मेरे नॉलेज में 12 से 13 साल पुराना है। ये क्वेश्चन फाउंडेशन में भी पूछा जा चुका है, ये P1 में भी पूछा जा चुका है, CPT में भी पूछा जा चुका है, फाउंडेशन में भी पूछा जा चुका है। मीनिंग
ये क्वेश्चन 1 नंबर के लिए भी हो सकता है, 5 मार्क्स में भी हो सकता है। क्या डिफरेंस है? 1 नंबर में इसलिए क्योंकि इसकी कैलकुलेशन बड़ी इजी है। 5 मार्क्स में क्यों? क्योंकि इसका एक्सप्लेनेशन ये थोड़ा मुश्किल है, समझ में जल्दी आता नहीं इस क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन, इसलिए 5 मार्क्स में। तो दोनों तरह में ये एग्जिस्ट करता है क्वेश्चन। ऐसे बहुत सारे नहीं, कुछ ही एक क्वेश्चंस होते हैं, उसमें एक ये है। देखें, इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज कैन द सुप्रीम कोर्ट गिव ए 6-3 डिसीजन अपहोल्डिंग ए लोअर कोर्ट। अपहोल्डिंग एक वर्ड होता है जिसका सिनोनिम्स होता है सपोर्ट। सपोर्ट अपहोल्डिंग एक वर्ड है जिसका सिनोनिम्स होता है सपोर्ट। क्वेश्चन में यह कहा गया कि, मैं इस क्वेश्चन की मीनिंग एक्सप्लेन कर दूं, इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज कैन द सुप्रीम कोर्ट गिव ए 6-3 डिसीजन अपहोल्डिंग ए लोअर कोर्ट। एक किसी पर्सन किसी एक को केस के लेकर लोअर कोर्ट जाना पड़ता है। कोई एक पर्सन किसी एक केस को लेकर लोअर कोर्ट जाता है। लोअर कोर्ट जिसमें वह जाता है उसमें वहां उस बेंच में 9 जजेस थे। कितने जजेस थे टोटल? 9 जजेस। टोटल नंबर ऑफ जजेस इक्वल्स टू 9। जिस समय वह लोअर कोर्ट पहुंचा उसे एक डिसीजन मिला 6-3। 6-3 की मीनिंग 6 उसके फेवर में थे, 3 उसके अगेंस्ट थे। एक बार फिर सुन लें, एक कोई पर्सन किसी एक केस को लेकर लोअर कोर्ट जाता है, लोअर कोर्ट ने उसे एक डिसीजन दिया 6-3। 6-3 की मीनिंग टोटल जजेस थे 9, 6 उसके फेवर में, 3 अगेंस्ट। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स ये कंफ्यूज करेंगे कि हमें यह कैसे पता चला कि 6 फेवर में थे, 3 अगेंस्ट थे? क्योंकि हम इस क्वेश्चन में केवल मेजॉरिटी डिसीजन ही डिस्कस कर रहे हैं। तो अब मेजॉरिटी डिसीजन की मीनिंग अंडरस्टूड है कि जो अधिक है वो हमारे फेवर में थे, तो ये ध्यान रहे। लेकिन जिस पर्सन को ये डिसीजन मिला लोअर कोर्ट से, वह पर्सन उस डिसीजन से सेटिस्फाई नहीं हुआ, वह उसी केस को लेकर सुप्रीम कोर्ट चला गया। लेकिन ये इंसिडेंट ही कहें, ये इत्तेफाक ही कहें कि जिस समय वह सुप्रीम कोर्ट अपना केस लेकर गया, सुप्रीम कोर्ट ने भी उसी डिसीजन को सपोर्ट किया, उसी डिसीजन को अपहोल्ड किया जो लोअर कोर्ट ने दिया था। मीनिंग अब सुप्रीम कोर्ट का भी डिसीजन वही है जो लोअर कोर्ट का है। तो क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में यह पूछा गया कि जो लोअर कोर्ट का डिसीजन था, जो अब सुप्रीम कोर्ट का भी है, वो कितने तरह से दिया जा सकता है। तो 9 जजेस में से 6 जजेस, 9 से 6 वाला पार्ट हो गया, 9 से 6 वेज। इसको अगर सॉल्व कर ले तो 9 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 6 फैक्टोरियल इंटू 3। 9 फैक्टोरियल को एक्सपेंड करेंगे, 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल बाई 6 फैक्टोरियल इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ये कैंसिल, 3 3 जा 9, 2 4 जा 8, तो ये हुआ 3 इंटू 4 12, 12 7 जा 84 वेज। एक बार फिर सुने, एक कोई पर्सन किसी एक केस को लेकर लोअर कोर्ट जाता है, लोअर कोर्ट ने एक डिसीजन दिया 6-3, मीनिंग टोटल जो जजेस थे वो 9 थे, 6 फेवर में, 3 अगेंस्ट। मैंने ये कहा कि हमें कैसे ये पता चले कि 6 हमारे फेवर में है, 3 अगेंस्ट है? वह इसलिए क्योंकि हम इस क्वेश्चन में केवल मेजॉरिटी डिसीजन ही डिस्कस कर रहे हैं, इसीलिए जो अधिक होगा वो हमारे फेवर में माना जाएगा। तो अब सुप्रीम कोर्ट के पास वो पर्सन लोअर कोर्ट के उसी डिसीजन को लेकर जाता है, वह शायद उस लोअर कोर्ट के डिसीजन से सेटिस्फाई नहीं हुआ। लेकिन ये इंसिडेंट ही है कि जिस दिन वह गया सुप्रीम कोर्ट बेंच में भी 9 जजेस बैठे हुए थे और उन्होंने उसी डिसीजन को सपोर्ट कर दिया। देखा कि हाँ, लोअर कोर्ट का डिसीजन सही है, ले जाओ, हो गया। तो पहला केस तो ये था। दूसरे पार्ट में क्या कहा गया वो सुने। दूसरे पार्ट में यह कहा गया है, इन हाउ मेनी वेज कैन इट गिव ए मेजॉरिटी डिसीजन रिवर्सिंग द लोअर कोर्ट। उस केस में रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज क्या होंगे? जब सुप्रीम कोर्ट लोअर कोर्ट के रिवर्स ऑर्डर में मेजॉरिटी डिसीजन दे तो क्या होगा? रिवर्स की मीनिंग है डिफर से है, रिवर्स की मीनिंग डिफर से है, मीनिंग उससे डिफर मेजॉरिटी डिसीजन।
ये आपने देखा होगा कि बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसमें मैं कहता हूं कि अगर ये स्टेटमेंट ना होता, कुछ और होता तो क्या होता। यहां वो स्टेटमेंट गिवन ही है। वो क्या है, पहले पार्ट में क्या कहा गया कि अगर सुप्रीम कोर्ट उसी को फॉलो करे तो क्या होगा। अब क्या कहा गया कि अगर उससे डिफर हो तो क्या होगा। पहला मेजॉरिटी डिसीजन क्या हो सकता है, 9-0। 9-0 की मीनिंग 9 जजेस फेवर में, एक भी अगेंस्ट नहीं हुआ। ये भी तो सुप्रीम कोर्ट का एक मेजॉरिटी डिसीजन हो सकता है। दूसरा मेजॉरिटी डिसीजन हो सकता है 8-1। ध्यान दें, ग्रैंड टोटल 9 ही होना चाहिए, 8 फेवर में 1 अगेंस्ट। तीसरा मेजॉरिटी डिसीजन 7-2। ग्रैंड टोटल 9, 7 फेवर में 2 अगेंस्ट। नेक्स्ट मेजॉरिटी डिसीजन 6-3, 6 फेवर में 3 अगेंस्ट। नेक्स्ट मेजॉरिटी डिसीजन 5-4, 5 फेवर में 4 अगेंस्ट। नेक्स्ट चेक करें, कोई मेजॉरिटी डिसीजन क्रिएट हो सकता है क्या, नहीं, क्योंकि 4-5 में 4 फेवर में 5 अगेंस्ट, तो ये मेजॉरिटी डिसीजन नहीं होगी। इसलिए इतने तरह से ही सुप्रीम कोर्ट लोअर कोर्ट से डिफर मेजॉरिटी डिसीजन दे सकता है। और क्योंकि टोटल जजेस 9 ही हैं, तो पहले पार्ट में हो जाएगा 9C9, दूसरे पार्ट में होगा 9C8, 9C7, 9C6, 9C5। क्योंकि ये सभी डिसीजंस मेजॉरिटी डिसीजन को ही डिफाइन कर रहे हैं। किसी एक सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन से वो पर्सन केस जीत जाएगा, उसके गले में लंबा सा माला पड़ जाएगा, जीतने पर यही तो होता है। तो मीनिंग एक ही स्टेटमेंट है, वो क्या है, मेजॉरिटी डिसीजन को डिफाइन करना। इसलिए इन सभी केसेस को हमें ऐड करना चाहिए, और ऐड करने के बाद जो वैल्यू आप पाएंगे वही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ये एग्जांपल हम कुछ इस तरह से भी समझ सकते हैं कि जैसे, ध्यान से सुने, आप में से कोई एक मैथमेटिक्स का क्वेश्चन ले आया, सॉल्व करके लेकर आता है मेरे पास कि सर ये देखिए मेरा इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन सही है गलत है। मैं मान लो कहीं बिजी था, एट ए ग्लास देखा, हमने कहा ठीक है ले जाओ सही है। मीनिंग मैंने क्या किया, उस पर्सन के सॉल्यूशन को ही करेक्ट मान लिया, ठीक है ले जाओ सही है। दूसरे दिन कुछ दिनों बाद वही एक और स्टूडेंट आता है, या वही स्टूडेंट एक क्वेश्चन के सॉल्यूशन को लेकर आता है। मैं फ्री था, मैंने कहा जरा देखें, मैंने कहा भाई ये तुम्हारा सॉल्यूशन तो सही तो है, लेकिन इसके और भी 4 तरीके हैं सही होने के। ठीक है, पहले में क्या हुआ था, मैंने उसी डिसीजन को, उसी सॉल्यूशन को सपोर्ट कर दिया था, अपहोल्ड कर दिया था। दूसरे में क्या हुआ, हमने उससे डिफर कई सॉल्यूशंस दे दिए, सॉल्यूशन ये भी सही है। ठीक उसी तरह ये डिसीजन भी मेजॉरिटी डिसीजन है, लेकिन अलग अलग तरीके हो गए। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर ये है, सेकेंड पार्ट जो इसके सॉल्यूशन से आता है वही आपका आंसर मान लिया जाएगा।